नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपनी एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम आ गए हैं अब चैप्टर 6 में। दोस्तों, ये चैप्टर 6 का पार्ट 1 है जो है सिटीजनशिप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे दो सवाल का जवाब दीजिए। पहला, किसी भी टेरिटरी की, किसी भी कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो होती है वहाँ का मैन पावर। ठीक है, तो जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैन पावर की या फिर पॉपुलेशन की बात की गई है, तब तीन वर्ड का इस्तेमाल किया गया। पहला पर्सन, दूसरा सिटीजन और तीसरा माइनॉरिटीज़। एग्जाम्पल देके समझते हैं। जो आर्टिकल 14 के अंदर इक्वलिटी जैसे बेसिक राइट है, वो ऑल पर्सनस को, सभी पर्सनस को दिए गए हैं। लेकिन आर्टिकल 15 के अंदर जितने भी राइट्स हैं, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए, ऑल पर्सन को नहीं दिए गए, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दिए गए हैं। और उसके बाद आर्टिकल 29 के अंदर जो स्पेसिफिक राइट आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। ठीक है, ये तो था मेरा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा, अब बताइए इंडिया कैसे बना? आप बोलोगे पूरा ब्रिटिश इंडिया था, उसके पार्टीशन के बाद दो देश बन के इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, इसी का रीज़न था कि बहुत 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन किया था, इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों हम बेसिकली जो अपना जो भी सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, दो पार्ट के थ्रू पढ़ते हैं। पहला, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जब भी मैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का बात करूं, तो आप ये समझना कि मैं 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा हूँ, और दूसरा 26 जनवरी 1950 के बाद। दोस्तों, जो 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन थे, ये डील होता है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन होंगे, वो कौन डिसाइड करता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। जैसे एग्जांपल देकर समझते हैं। जैसे ये कहा गया कि 2040 में, 2040 में कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा और उसके अंडर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से लोग 2040 में कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन होंगे। तो ये होता है अपना सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो दोस्तों, पूरे सिटीजनशिप के सब्जेक्ट को हमें समझने के लिए हमें पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को दोनों साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों सिटीजनशिप के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, इंडिया में दोस्तों दो तरह के पीपल रहते हैं, दो तरह के लोग रहते हैं। पहला जो होता है वो इंडियन सिटीजन, और दूसरा होता है एलियन। एलियन वो नहीं जो दूसरे प्लेनेट से आया हो, एलियन वो जो दूसरे कंट्री से आया हो। ठीक है, अब एलियन भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के एलियन रहते हैं हमारे यहाँ। पहला तो फ्रेंडली और दूसरा एनिमी। अब फ्रेंडली एलियन कौन होंगे? वैसे लोग, वहाँ वैसे कंट्री के लोग जहाँ से इंडिया का रिलेशन अच्छा है, उन लोगों को हम बोलेंगे फ्रेंडली एलियन। और दूसरा इनेमी, ऑब्वियसली जिस कंट्री से इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे एनिमी एलियन। तो दोस्तों, जैसे हम इसका एनिमी एलियन का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपना पाकिस्तान, चाइना। और फ्रेंडली का ले सकते हैं इसराइल, यूएसए, रशिया, ये सब फ्रेंडली एलियन होंगे। ठीक है, और दोस्तों जो भी इंडियन सिटीजन होते हैं, वो सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट इंजॉय करते हैं। लेकिन जो भी एलियंस होते हैं, वो चाहे फ्रेंडली हो चाहे एनिमी हो, वो इंजॉय नहीं करते हैं पॉलिटिकल या सिविल राइट को, और इनको कहीं ना कहीं अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, हमारे जो इंडियन सिटीजन हैं उनको कौन कौन से राइट्स और प्रिविलेज दिए गए हैं। ठीक है, पहला तो आर्टिकल 15, मतलब इनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो तो चाहे रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो। ठीक है, आर्टिकल 16 भी इनको प्रोवाइड किया गया, जो राइट टू इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 90, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 के अंदर इन्हें कल्चर और एजुकेशन राइट भी प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि जितने भी राइट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए, इंडियन सिटीजन को। ठीक है, उसके बाद राइट टू वोट टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, वो लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्शन होते हैं, उसमें वो वोट कर सकते हैं। राइट टू कॉन्टेस्ट इन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी टू होल्ड द सर्टेन ऑफिस मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, या फिर एडवोकेट जनरल हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इन सब के ऑफिस को वो होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं प्रोविजन से हमें पता चलता है कि सिटीजनशिप का जो इश्यू है, सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे इंडियन सिटीजन, उनको कहीं ना कहीं कोई ड्यूटीज़ भी होती है। ठीक है, जैसे पेइंग टैक्स पे करना, हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना,
डिफेंडिंग आवर कंट्री, मतलब हमें कंट्री को डिफेंड करना। और दोस्तों जहाँ कंट्री की डिफेंडिंग की बात आती है वहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इसराइल को। दोस्तों इसराइल में क्या होता है, वहाँ पे कोई भी सिटीज़न हो वहाँ का, वहाँ पे उस सिटीज़न को कुछ समय के लिए आर्मी के लिए अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। वो चाहे कोई बड़ा से बड़ा इंसान क्यों ना हो, वहाँ का प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जो भी उसका बेटा ही क्यों ना हो, उन्हें भी वहाँ पे सर्व करना पड़ता है आर्मी के अंदर। अब दोस्तों जैसे इंडिया में जैसे सिटीज़न हो गए, इंडिया जो इंडियन सिटीज़न है वो चाहे बाय बर्थ हो बाय नेचुरलाइजेशन हो, ठीक है, वो दोनों जैसे उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो दोनों ही एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, या तो वो आपका जन्म यहाँ पे हुआ हो या फिर आपने यहाँ का सिटीजनशिप एक्वायर किया हो, दोनों ही एलिजिबल होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। लेकिन यूएसए में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यूएसए में क्या कहा जाता है कि जो यहाँ पे मतलब कि यूएसए की धरती पे ही बॉर्न हुए हैं, यहाँ पे ही जन्म लिए हैं, बस उन्हीं को प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस था इंडिया और यूएसए के सिटीजनशिप में, ठीक है। अब दोस्तों सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉल करता है, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, ठीक है। और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग पूरे जो अपना पार्ट 2 है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। मतलब कि ऐसे लोग मतलब कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि 26 जनवरी 1950 इस दिन को कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन थे वो कौन डिसाइड करता है, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। पहला तो ये कहता है कि आपको ए पर्सन हु है डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब कि उस इंसान की इंडिया में डोमिसाइल होनी चाहिए, ठीक है। अब डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल जैसे मान लो कि आप एक एरिया में रह रहे हो, ठीक है, विथ इंटेंशन कि आप परमानेंटली वहीं रहोगे, तो वो जगह आपका डोमिसाइल हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देकर समझते हैं, जैसे आपकी नौकरी लग गई कनाडा में 5 साल के लिए, लेकिन आपको पता है कि कनाडा से आपको वापस आना है इंडिया, तो क्या कनाडा की डोमिसाइल होगी? नहीं, आपकी डोमिसाइल क्या होगी? इंडिया, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं डोमिसाइल। तो आर्टिकल 5 ये कहता है आपका पहला तो डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया में, और दूसरा इन तीनों में से कोई एक में आप फॉल करने चाहिए, तीनों नहीं बस एक। पहला, या तो आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर ईदर ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब या तो आपके मम्मी या तो आपके पापा इंडिया में बॉर्न हुए हो, या फिर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से 5 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे हो, मतलब 1945 से ही आप इंडिया में रह रहे हो, तो आर्टिकल 5 के अंदर आपको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। अब दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, ऐसे लोग जो इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो माइग्रेट किए हो इंडिया पाकिस्तान से, किस दिन? दोस्तों यहाँ दो कैटेगरी में इसको बांटा गया। पहला 19 जुलाई 1949 और आफ्टर 19 जुलाई 1949। पहला बिफोर 19 जुलाई 1949 को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, पहला तो ये होना चाहिए कि या तो आपके पेरेंट्स या फिर कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए चाहिए, ठीक है, पहला। अगर वो 19 जुलाई 1949 से पहले ही माइग्रेट कर जाता है तो उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आप अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा लिए हों, लेकिन आपने 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आए हों, तो आपको आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा किसी ऑफिसर के पास कि आपको इंडियन सिटीजन चाहिए, तो उसके तहत आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। और दोस्तों मैं 19 जुलाई 1948 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसी दिन परमिट सिस्टम लागू हुआ था दोनों देशों में, जिससे आप इंडिया से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से इंडिया जा सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आर्टिकल 6। अब देख लेते हैं, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947 बट रिटर्न इंडिया फॉर रीसेटलमेंट कुड बी द इंडियन सिटीजन इफ ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे इंडिया से, लेकिन फिर बाद में वो वापस आ गए, ठीक है। पहले तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए, तो वो कैसे इंडियन सिटीजन बनेंगे? उनको डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब भी उन्हें डेट ऑफ एप्लीकेशन दिया होगा उसे 6 महीने पहले से वो इंडिया में रहते होने चाहिए, तब वो आर्टिकल 7 के अंदर फॉल करेंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। जैसे मान लीजिए ए पर्सन एनी ऑफ हुज पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया में पैदा लिए हों, ठीक है, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो दूसरे जगह में
मतलब कि आउटसाइड इंडिया वो सेटल है, ठीक है, तो वो उसको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री। जैसे मान लीजिए कोई इंसान कनाडा में सेटल है, ठीक है, कनाडा में सेटल है, तो वहाँ के जो डिप्लोमेटिक या फिर काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे वो रजिस्टर होना चाहिए एज ए इंडियन सिटीजन। तो आर्टिकल 8 के अंदर वो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉल करेगा, ठीक है। अब दोस्तों जो आर्टिकल 9, 10 और 11 है ये बहुत ही सिंपल है। अब आर्टिकल 9 क्या है, नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अक्वायर द सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। जैसे मान लीजिए आपने किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप लिया है, ठीक है, तो जब तक आप उस सिटीजनशिप को त्याग नहीं करेंगे, जब तक उस सिटीजनशिप को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप इंडिया का सिटीजनशिप नहीं ले सकते। मतलब इंडिया, सीधी सी बात है, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप का बात करता है, यहाँ पे एक ही सिटीजनशिप होता है। जैसे यूएसए में क्या है, यूएसए में 2 सिटीजनशिप होता है, एक तो उसका स्टेट का और एक फेडरल का, ठीक है, तो इंडिया में एक ही सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी कंटिन्यू सब्जेक्टेड टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो भी इंडियन सिटीजन है वो तब तक इंडियन सिटीजन रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ ना बना दे उससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये बोलता है आर्टिकल 10। अब आर्टिकल 11 क्या बोलता है, आर्टिकल 11 बोलता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। ये कहता है कि कोई भी प्रोविज़न, वो तो चाहे एक्विजिशन हो या फिर टर्मिनेशन हो, इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रोविज़न होता है, इससे अगर रिलेटेड कोई बात आती है, तो वो पार्लियामेंट में एक लॉ बनेगा और उसके अंदर डिस्कस होगा कि वो इंसान जैसे मतलब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन कौन से लोग इंडियन सिटीजन होंगे या फिर अक्वायर या फिर टर्मिनेशन, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर अगर कोई भी लॉ होता है तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। ये बोलता है आर्टिकल 11, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था पार्ट फर्स्ट, और पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में, मतलब कि टर्मिनेशन, एक्विजिशन, ये सब क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं हूँ शुभम, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।